ये है जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे एडवांस इकॉनमी, दुनिया का सबसे हेल्दी कंट्री जहां 90 साल के लोग भी आपको चलते फिरते नजर आएंगे। 0% क्राइम रेट, टॉप क्वालिटी एजुकेशन और ज़बरदस्त स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान को रहने के लिए एक आइडियल कंट्री बनाते हैं। लेकिन इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे एक भयानक हकीकत छुपी हुई है, एक ऐसी डार्क रियलिटी जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात काफ़ी लोग भूल चुके होंगे, मगर 1980 में जापान को अगली सुपर पावर समझा जाता था। इस वक्त आम ख्याल था कि जापान बहुत जल्द अमेरिका को रिप्लेस कर देगा और बिल्कुल उसी तरह पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा जिस तरह आज चाइना करता है। अमेरिका में तो जापान को लेके काफ़ी परेशानी भी पाई जाती थी, जहाँ तक कि इस पर पूरी मूवीज़ बनी हुई थी। इस खौफ की बड़ी वजह थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ जो पिछले कुछ सालों में जापान ने हासिल की थी। इस वक्त जापान का इकोनॉमिक सिस्टम वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल से बहुत बेहतर और स्ट्रॉन्ग समझा जाता था। जापानीज स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी और जापान की चीज़ें पूरी दुनिया पे छाई हुई थी, चाहे वो गाड़ियाँ हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों या फिर मेडिकल का सामान हो। इस वक्त जापान में लोगों को ये पता था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें फ़ौरन ही जॉब मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि जापान में हर जॉब लाइफ टाइम जॉब होती है और वो 1990 तक दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका था। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा एक्सपीरियंस करने जा रहा था जो दुनिया में पहले किसी ने भी नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट पीक पर थी, बैंक मुसलसल पैसा छाप रहे थे और लोन लेना इतना आसान था कि बैंक ये तक नहीं पूछते थे कि आखिर लोन चाहिए किस काम के लिए। और फिर एक दिन बबल बर्स्ट हो गया। 1990 से 1991 तक जापान की स्टॉक मार्केट 43% गिर गई, रियल एस्टेट की प्राइस भी 50% तक गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने ज़ोंबी कंपनी खड़ी की हुई थी जो कई साल पहले बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं की गई थी। जापान की मार्केट इतनी बुरी तरह से क्रैश कर गई कि कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान इकोनॉमिक टाइगर से अब सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका था। लेकिन ऐसी ऊंच नीच तो इकोनॉमी में आती रहती हैं, तो फिर जापान के साथ ऐसा क्या डिफरेंट हुआ? असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो जापान की पूरी जनरेशन को इफ़ेक्ट करने वाला था। इस घटना को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना होगा। जापान में आपका जॉब करियर शुरू होता है शुशुको कटसोडो से। दरअसल ये एक जॉब हंटिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनीज सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती हैं। हर कैंडिडेट को बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसीजर को मुकम्मल करने वाले कैंडिडेट को शुशिनकोयो पॉलिसी के तहत एक लाइफ टाइम जॉब मिलती है। बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए फिर आप सारी ज़िंदगी उसे छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं बल्कि कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्विचिंग वाले को कोई जॉब नहीं देता। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपको कल को कोई जॉब से निकाल नहीं सकता। दूसरी ही तरफ जॉब मार्केट बहुत रिजिड होती है। आप सारी ज़िंदगी सिर्फ एक कंपनी के साथ गुजारते हो और वो कंपनी जो भी डिसीज़न ले आपको मानना पड़ता है। 1990 में भी हायरिंग का यही प्रोसेस था और ये आज तक चला आ रहा है। और अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस मुकम्मल ना कर सको तो समझ लो आपको पूरी ज़िंदगी कोई जॉब नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस में सारी बड़ी कंपनीज ने अपनी हायरिंग फ्रीज कर दी और अगले 13 साल तक कोई हायरिंग नहीं की। इस दौरानिए को जापान एम्प्लॉयमेंट आइस एज भी कहा जाता है। जब हायरिंग दोबारा खुली तो वो 30 से 40 साल के हो चुके थे और कोई भी कंपनी उन्हें हायर नहीं करना चाहती थी। वो तो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को ही हायर करते थे। ये एक पूरी जनरेशन थी, तकरीबन 2 करोड़ लोग, जिन्हें लॉस्ट जनरेशन ऑफ जापान भी कहा जाता है। इस लॉस्ट जनरेशन के कुछ लोग अब लो पेइंग यानी छोटी मोटी जॉब करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और उन पर डिपेंडेंट हैं।